बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम आईबीएस फॉर शॉर्ट भी कहते हैं। और व्हाट इज मेंट बाय आईबीएस? दैट इज रिकरेंट एब्डोमिनल पेन दैट इज एसोसिएटेड विद टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो पेशेंट आते हैं उनको बार बार एब्डोमिनल पेन होती है, और इसके साथ साथ दैट पेन related to defecation. It's mean कि the patient will complain when he or she passing the stool। उस टाइम पे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है। चेंजेस इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यह है कि कभी कभार पेशेंट ये बताएगा कि वो दिन में 8 दफ़ा 6 दफ़ा वॉशरूम जाता है, या कभी कभार वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी नहीं जाता। तो चेंजेस इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम द पेशेंट विजिट टू वॉशरूम फॉर स्टूल, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो चेंज होती रहती है। और चेंजेस इन फॉर्म, दैट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल। कभी कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल इज वेरी वेरी सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड डायरिया। और कभी कभार जो कंसिस्टेंसी है स्टूल की वो बहुत ज्यादा जनाब क्या होती है, हार्ड होती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। इट्स मीन कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें जो जीआईटी मोटिलिटी है कभी कभार वो बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी बहुत कम होती है। इफ जीआई मोटिलिटी इज वेरी हाई, दैट इज डायरिया। और अगर जीआईटी मोटिलिटी कम है, दैट इज कॉल्ड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट है, और स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है दैट इज मोस्ट लाइकली अफेक्टिंग फीमेल मोर देन मेल। इसमें जो एज की अगर हम बात करें, इसमें कौन से लोग आते हैं? सो दैट इज कॉल्ड मिडिल एज पीपल। तो मिडिल एज वुमेन presented with abdominal pain that is associated with defecation, and sometimes she complained of diarrhea and sometimes constipation. And if you do all investigation, they are normal. There is no structural abnormality. Think about irritable bowel syndrome. So it most commonly affect middle-aged female, as we discussed. Chronic symptom may be predominant diarrhea. It's mean that sometimes the symptom, the patient will complain that she experienced diarrhea more than constipation। उस केस में हम उसको डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस कहते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस कहते हैं। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि उनको 50-50 डायरिया कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको मिक्स्ड वैरायटी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इज मल्टी फेसिटेटेड, इसका मतलब यह है कि मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आईबीएस। इसमें एग्जैक्ट काज अननोन है, लेकिन यू पीपल कैन से बिकॉज ऑफ जंक फूड, बिकॉज ऑफ excessive bakery item use and decrease fluid intake, decrease green vegetable, उनकी वजह से आईबीएस के चांसेस ज्यादा होते हैं। These patients associated with fibromyalgia and mood disorder like anxiety and depression. The first thing you have to do in this patient, that is lifestyle modification. It's mean कि इन patient को बताया जाता है avoid stress and do regular exercise। and dietary changes, dietary changes के अंदर बताया जाता है कि जंक फूड या जो बेकरी आइटम है, फास्ट फूड है, उनका यूज कम करें, और जो वेजिटेबल है उसके इस्तेमाल को ज्यादा करें। तो अगर एक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है दैट इज एसोसिएटेड विद डेफिकेशन फॉलोड बाय चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, एंड इफ ऑल इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल, देयर इज नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ऑलवेज थिंक अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज अपेंडिसाइटिस, that is the acute inflammation of appendix। but the most important thing, in exam they commonly ask you कि जो appendix है इसकी लोकेशन क्या है। तो प्लीज याद रखें lot of exam question they will ask you कि what is the acute appendix location। तो आप लोगों से अगर कोई ये सवाल पूछा जाए कि where is appendix, तो आप लोगों ने याद रखना है कि the location of appendix that is lies in the behind the cecum। तो जो appendix है प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड रेट्रोसीकल। इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोसीकल। इट इज बिहाइंड द सीकम, दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो अपेंडिक्स है ये बड़ों में भी हो सकता है, और जो अपेंडिसाइटिस है ये छोटों बच्चों में भी हो सकता है। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स बच्चों में हो जाए तो कॉमन काज इज लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, और अगर ये बड़ों में हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकोलिथ। तो फीकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन इन द डक्ट ऑफ अपेंडिक्स is the cause of appendicitis in adult, लेकिन lymphoid hyperplasia that is in the children। Actually proximal obstruction of appendiceal lumen, appendix का जो अंदर वाला साइड है उसकी initial obstruction होती है। they will lead to closed loop obstruction and intraluminal pressure will be high। जब appendix की जो secretions है जिसने बाहर जाना था,
अगर उसकी obstruction होती है, then there will be retention of secretion in the appendix, and this retained secretion increase intraluminal pressure of appendix, and that will stimulate visceral afferent nerve, that is T8 and T10, and that will leads to a pain around the umbilicus, which is called periumbilical pain. एक्चुअली जो अपेंडिसाइटिस का दर्द आता है, पेन आती है, वो राइट इलियक रीजन में होता है, बट इट इज रेडिएटिंग अराउंड द अम्बिलिकस. If the question asks from you someone कि why appendix is in the right iliac fossa but the pain the patient experience around umbilicus, because the skin around umbilicus in the right iliac region has same nerve innervation, that is T8 to T10. Next, inflammation extend to serosa and irritate parietal peritoneum. The pain is localized to right lower quadrant. और आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द अम्बिलिकस. अगर आप एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अम्बिलिकस की तरफ 1/3 आ जाए, तो दिस पॉइंट फ्रॉम 1/3 ऑफ ए साइज टुवर्ड अम्बिलिकस, दैट इज मैकबर्नी पॉइंट. सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू अम्बिलिकस, एंड दैट इज 1/3. उस एरिया पे if you pinpoint, if you palpate the patient will feel pain that is known as a tenderness. तो एग्जाम के अंदर आता है कि at which point in appendicitis the patient will experience pain, आंसर is मैकबर्नी पॉइंट. इसके साथ साथ पेशेंट को नोजिया होता है, fever, and if appendicitis is perforated it will cause toxic peritonitis. It may elicit swas sign, obturator sign and bruising sign. कभी कभार हम क्या कहते हैं, रूजिंग साइन के बारे में एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज रूजिंग साइन. इफ वी कैन प्रेस राइट लोअर क्वाड्रेंट, एक्चुअली अगर हम एब्डोमेन को देखते हैं, दिस इज द एब्डोमेन एंड इट हैज 3 क्वाड्रेंट. दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस इज द राइट लोअर क्वाड्रेंट, और आप लोगों को पता है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है एंड दैट इज द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. नाउ अपेंडिक्स इज हियर लाइक इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. if you press this area, this the pressure shifting toward right side will create pain on the inflamed appendix side. तो ऐसा साइन जिसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करने से राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड रूजिंग साइन. और जब आप पेशेंट को प्रेस करते हैं तो उसमें पेन इतना नहीं होता, बट व्हेन यू रिमूव द हैंड, जब आप प्रेस करने के बाद हाथ को रिमूव करेंगे उस टाइम जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड रीबाउंड टेंडरनेस. अब इसका मतलब यह है कि एनीवन हु हैज right lower quadrant pain around the umbilicus and the patient will have nausea, vomiting, fever, always ruled out appendicitis. And if you do investigation, ultrasound करें और appendicitis जो है वो हम diagnose करें, then the treatment is appendectomy. हम फिर surgical removal करते हैं क्योंकि appendectomy is very very must. if we left untreated, अगर आप appendicitis के दौरान appendectomy ना करें, then the patient may has risk for perforation which can cause toxic peritonitis and that is very very lethal. इसमें हम अल्वाराडो स्कोर पढ़ेंगे, मॉन्ट्रेल्स पढ़ेंगे, लेकिन when we discuss इंशाल्लाह clinical subject in appendicitis in the surgery. इसके बाद the next condition that is diverticula of the GIT. Number one is what is diverticulum, what is diverticulosis and what is diverticulitis. Actually जो diverticulum है, it is the pouch that is protruding from the alimentary tract that communicate with the lumen of gut. So any abnormal outpouching from the GIT, that is called a diverticulum. It may be come from esophagus, stomach, duodenum, any part of the GIT. अगर उससे एक abnormal blind या closed pouching निकलती है, that is called a diverticulum. अगर for example ये intestine का कोई part है और इससे एक blind pouch इसकी तरह पे निकलती है, that is called the diverticulum. लेकिन अगर आप इंटेस्टाइन की मिसाल ले लें, ये एक पाउच है, फिर इस तरह नीचे आके ये दूसरा पाउच है, ये तीसरा पाउच है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मल्टीपल पाउचेस अराइजेस, सो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम, एक एक को डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ज्यादा को कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम को डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं, और इसकी इन्फ्लेमेशन को हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं. तो देखिए अब नाम आप लोग को पता चल गया तो अब आसान है. मोस्ट डाइवर्टिकुला दे अराइज फ्रॉम एसोफेगस, स्टमक, duodenum and colon are acquired and are termed as false diverticular. इसका मतलब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब लोग को पता है कि जो GIT है इसके मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सीरोसा. अगर ऐसा आउट पाउचिंग हो जिसमें सारे के सारे all gut wall layers are out pouch, that is known as true diverticulum.
क्लासिकल एग्जांपल है मिकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। लेकिन अगर ओनली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा आर आउट पाउच, जिसमें मसल लेयर या सीरोसा बाहर की तरफ ना निकले, इफ all layers of the GAT is not out pouching, that called false diverticulum, it is called a pseudo diverticulum. Occur especially where vasa recta perforate muscularis externa. मतलब vasa recta, these are the channels, these are the blood vessels, the innervate the layers of the GAT. तो जहाँ पे vasa recta होते हैं, तो मस्कुलरस एक्सटर्ना के अंदर जहाँ पे वाजा रेक्टा जाते हैं, तो वहां से आउट पाउचिंग के चांसेस सिर्फ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा तक होते हैं, so they are called a false diverticulum. Actually many false diverticula of the colon, commonly sigmoid colon, sigmoid colon के अंदर diverticulosis के चांसेस ज्यादा होते हैं, common in 50% of the people, more than 60%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा जो आप लोग इंशाल्लाह एग्जाम में जरूर आएंगे। द मोस्ट कॉमन, ये लिखे, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीडिंग, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि लोअर जीआईटी ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन काज क्या है, वो डायवर्टिकुलोसिस है। लेकिन इसमें से जो 50% प्लस लोग हैं, दे विल बी मोर देन 60 years, so it cause increase intraluminal pressure, focal weakness in colonic wall. They associate with obesity, diet in low fiber and high total red meat। इसके साथ मतलब जंक फूड ज्यादा खाने, कॉन्स्टिपेशन जो भी कराता है, फास्ट फूड वगैरह, फ्लूइड इंटेक कम करना, वेजिटेबल कम करना, उसमें डाइवर्टिकुलोसिस के चांसेस पीक पे होते हैं। दे आर often asymptomatic, associated with vague abdominal discomfortness, complication में भी diverticular bleeding। और इसमें जो पेशेंट से ब्लीडिंग होती है, इट इज सिग्माइड कोलोन, तो वो नियर टू द एनल कैनाल है, तो जो ब्लड फिर बाहर निकलेगी, दैट विल बी फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, दैट इज कॉल्ड हेमेटोचीजिया, बट द पेशेंट विल डू नॉट नो एनी पेन, दैट इज पेनलेस हेमेटोचीजिया। और अगर इस डाइवर्टिकुलम की, डाइवर्टिकुलोसिस की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट विल बी डाइवर्टिकुलेटस। So diverticulitis is the inflammation of diverticula with wall thickening and classically causing left lower quadrant pain, fever, leukocytosis, treat with supportive care and antibiotics। अब सवाल ये है कि अगर एक पेशेंट है, उसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन आ जाए, फीवर आ जाए, तो उसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन विद फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस रूल्ड आउट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की जो पेन है वो राइट साइड पे है, क्योंकि अपेंडिक्स इज लाइज बिहाइंड द सीकम एंड दैट इज प्रेजेंट इन दी राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स कि जिस तरह अपेंडिसाइटिस की दर्द राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, इसी तरह अपोजिटली लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की जो पेन है वो डायवर्टिकुलाइटिस की है। इसलिए लोग कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ अपेंडिस, लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस। तो लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस इन अ सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डायवर्टिकुलाइटिस। So complication is abscess, fistula, कोलोवेसिकल फेस्टुला। इट्स मीन कि अगर डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाए, तो उसमें फिर लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान कनेक्शन बनती है, दैट विल लीड टू द गैस फ्रॉम इंटेस्टाइन टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर, सो दैट गैस इन द यूरिन इज कॉल्ड न्यूमोचूरिया। ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है स्टीनोसिस, इवन परफोरेशन व्हिच कैन कॉज पेरोटिनाइटिस एंड हेमेटोचीजिया इज रेयर। हेमेटोचीजिया ये डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर रेयर हो, लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर कॉमन होती है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम इनकी मेन मेन पॉइंट्स को देखें कि व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल जीआईटी लीजन, इसमें देखें ये अगर एक लेयर है, दिस इज द म्यूकोजा, फिर इसके बाद सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर एंड सीरोसा। अगर ये बाहर की तरफ निकल जाए, दैट इज कॉल्ड डाइवर्टिकुलम। अगर सारे के सारे तीनों लेयर बाहर की तरफ निकली हो, so that will be known as true diverticulum। और अगर उनमें से सिर्फ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा बाहर की तरफ निकली हो, that will be known as false diverticulum। so hope you people know the exact meaning of diverticulum। इसके बाद आती है जिंकर डाइवर्टिकुलम। what is meant by जिंकर डाइवर्टिकुलम? it is a pharyngoesophageal false diverticulum, ये सूडो है। esophageal dysmotility causes herniation of mucosal tissue at an area of weakness between thyropharyngeal and cricopharyngeal part of inferior pharyngeal constrictor area, which is called a Killian triangle। इसमें आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि टू थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड थायरोफेरेंजियस मसल, और नीचे अगर आप लोग देखें दिस कॉल्ड क्रीकोफेरेंजियस।
सो वन इज टायरोफेरेंजियल एंड इज कॉल्ड क्रीकोफेरेंजियल। इनके दरमियान जो एसोफेगस का एबनॉर्मल आउटग्रोथ निकलता है, which is a false diverticulum. This is classically known as a Zinker diverticulum. So Zinker diverticulum is indirectly a false or pseudo diverticulum, which is the part of a weak part of esophagus is outgrow between thyropharyngeus and cricopharyngeus muscle. इसमें dysphagia, obstruction, gurgling, aspiration, and foul small breathing, and that will present as a neck mass commonly affect the older male. So Zinker diverticulum is a mainly classically a type of pharyngoesophageal diverticulum that is classically seen between that is thyropharyngeus and cricopharyngeus muscle, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी सर्जिकल रिपेयर होता है। इसके बाद आते हैं मेकल डाइवर्टिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ ट्रू डाइवर्टिकुलम। इट इज द परसिस्टेंट ऑफ वेटेलिन डक्ट। वेटेलिन डक्ट क्या है? इट इज अ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर which should be closed later after the birth. लेकिन in some people, in some embryo, this vitelline duct, which is an embryonic structure, it should be closed after the birth. It remain persist. इस तरह हमने सीवीएस में डक्टस आर्टीरियोसिस पढ़ा था। तो डक्टस आर्टीरियोसिस should be closed after the birth, but in some people, if remain persist open, that is patent ductus arteriosus. इसी तरह वेटेलिन डक्ट जिसको क्लोज होना है, अगर वो बर्थ के बाद ओपन रहे, दैट इज persistent vitelline duct. It is that duct will lead to a type of intestinal diverticulum known as Meckel diverticulum. और आप लोगों को पता है कि जो ट्रू डाइवर्टिकुलम, इसको हम अम्पेलो मेजेंटेरिक डक्ट भी कहते हैं वेटेरिन को। इट मे कंटेन एक्टोपिक एसिड सिक्रीटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड पेंक्रियाटिक। इट्स मीन कि जो इंटेस्टाइन से मेकल डाइवर्टिकुलम की शक्ल में एक एबनॉर्मल आउटग्रोथ निकलती है। इसमें एबनॉर्मली दो तरह के टिश्यूज हमें मिलती हैं। एक एसिड सिक्रेटिंग टिश्यूज है जो गैस्ट्रिक टिश्यूज होती हैं, और एक पेंक्रियाटिक टिश्यूज होती हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल जीआईटी एनोमली ऑफ द ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि बच्चों में जिस तरह वो पैदाइश तौर पे कंजेनिटल तौर पे उनमें जीआईटी के बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन रिगार्डिंग जीआईटी ऑल प्रॉब्लम, द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल प्रॉब्लम इन द बेबी, that is Meckel diverticulum. The patient present with hematochezia, melena, and right lower quadrant pain, enterosusception, valvulus, obstruction are near the terminal ileum. These are the complications. Diagnosis is done by 99M technetium per technetate scan, जिसको Meckel scan भी कहते हैं। Why? Because अगर आप इस स्केल को करें, it will tell you कि इंटेस्टाइन से जो आउटग्रोथ निकली है, इसमें एबनॉर्मल एक्टोपिक हेट्रोटोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक 20 साल 18 साल का बंदा है, उसको इंटरमिटेंट मेलिना है, मेलिना मीन अपर जीआईटी ब्लीडिंग दैट विल लीड टू ब्लैक टार स्टूल। इंटरमिटेंट मेलिना के अंदर अगर यह ब्राइट रेड स्टूल के साथ पेशेंट आते हैं, एंड इफ यू सस्पेक्ट मेकल डाइवर्टिकुलम, which scan should be done initially, that is Meckel scan, which is 99M technetium per technetate. What is the significance of this? Because it picked ectopic gastric mucosa. इसमें रूल ऑफ टू होती है, इसलिए कि मेकल डाइवर्टिकुलम की 2 टाइम चांस ज्यादा मेल में होती है। इट इज 2 इंचेस लॉन्ग, ये जो आउटग्रोथ है 2 इंचेस लॉन्ग होती है, 2 feet away from ileocecal junction. It is present in 2% of population, and it is commonly present। जिस बच्चों में मेकल डाइवर्टिकुलम होता है, उनमें जो सिम्टम है वो कॉमनली 2 years ऑफ लाइफ के अंदर आते हैं, एंड इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, गैस्ट्रिक टिश्यू एंड पेंक्रियाटिक टिश्यू। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द मेकल डाइवर्टिकुलम। What is Meckel diverticulum? Just in a nutshell, it is a true diverticulum. It is the outgrowth arising from intestine. It is due to persistent of vitelline duct or ampelomesenteric duct. इसमें रूल ऑफ टू होती है, और इसमें 2 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक टिश्यू होती है, मतलब एक्टोपिक टिश्यू, गैस्ट्रिक एंड पेंक्रियाटिक, एंड दैट इज डन टू पिक बाय गैस्ट्रिक टिश्यू इन Meckel diverticulum, दैट इज कॉल्ड टेक्नीशियम पर टेक्निटेट स्कैन, जिसको हम मेकल स्कैन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब है हर्षप्रंग डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ कंजेनिटल मेगाकोलोन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ गैंग्लियनिक सेल या एंटेरिक नर्वस प्लेक्सिस और बैक प्लेक्सिस एंड मीशनर प्लेक्सिस इन द डिस्टल सेगमेंट ऑफ कोलोन। यहाँ पे जो कोलोन है, आखिर वाला पार्ट,
इसमें जनाब नर्व्स नहीं होती, गैंग्लियनिक सेल एब्सेंट होती है। इसको हम कहते हैं नो गैंग्लियनिक सेल। और आप लोगों को पता है जब इस एरिया में स्टूल आती है ना, स्टूल फीकल मैटर, तो इसको एनल कैनाल तक लाने के लिए देयर इज शुड बी पेरिस्टालिसिस एंड दिस पेरिस्टालिसिस इज इंड्यूस्ड बाय गैंग्लियनिक सेल। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर ये गैंग्लियनिक सेल नहीं है, then stool will be remain here and it will not go down। तो जब बच्चा पैदा होगा तो उस टाइम पे स्टूल पास भी नहीं करेगा, डिलेड मेकूनियम होगा। और गैंग्लियनिक सेल ना होने की वजह से stool will remain in that part of colon which will lead to enlargement of this segment of colon known as megacolon। और ये किस वजह से, ये गैंग्लियनिक सेल या जो नर्व है ये इसलिए नहीं बनी बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि कंजेनिटली कौन सी सेल है, अगर वो फेल हो जाए टू माइग्रेट इनटू कोलोन, दैट विल लीड टू हर्शस्प्रंग डिजीज, दैट इज न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन। It is associated with loss of function of mutation in red gene, but not important. Present with bilious vomiting, abdominal distension, and failure to pass meconium within first 48 hours। मेकूनियम का मतलब होता है पीडियाट्रिक के अंदर कि फर्स्ट टाइम स्टूल पास बाय बेबी। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो पहली दफा स्टूल पास करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेकूनियम कहते हैं। तो अगर तीन चीजें, अगर एक पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं कि द बेबी इज बोर्न बट विद इन 48 आवर्स द बेबी फेल टू पास मेकूनियम, abdominal distension and vomiting, think about Hirschsprung डिजीज। इसमें जो असल में प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल एरिया है जिसमें नर्व प्लेक्सिस है वो एरिया ठीक होगा, लेकिन जिसमें एब्सेंट है दैट एरिया विल बी डायलेटेड। ठीक है, एंड दैट विल नोन एज ट्रांजिशनल जोन। जिन बच्चों को हर्षस्प्रंग डिजीज होता है उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की रिस्क ज्यादा होती है। एक्सप्लोजिव एक्सपल्शन ऑफ व्हाट इज स्क्वाड साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब डॉक्टर इन बच्चों की DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, तो इस डिजिटल रेक्टल एग्जाम में क्योंकि रेक्टम तक स्टूल तो आए हैं लेकिन स्टूल आगे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गैंग्लियनिक सेल एब्सेंट है। तो इसका मतलब इन बच्चों की जब DRE की जाती है तो ऑन DRE there will be explosive expulsion of feces and that is known as Sword sign। अब मैं यहाँ पे दो बातें बता रहा हूँ। अगर बच्चे पेरेंट्स लेके आते विद डिलेड मेकूनियम, लेकिन उसमें बच्चे के अंदर जो डॉक्टर DRE करते हैं और उसमें गश ऑफ द स्टूल आए, थिंक अबाउट हर्षस्प्रंग डिजीज, उसको स्क्वाड साइन पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर वो DRE करें और उसमें बच्चों के अंदर DRE करने पे स्टूल ना आए, स्क्वाड साइन नेगेटिव हो, देन थिंक अबाउट कि अगर उसमें स्टेटूरिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इट मे बी सिस्टिक फाइब्रोसिस एज वेल। क्योंकि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें सिक्रीशन थिक होती है। एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि क्लोराइड चैनल डिफेक्ट की वजह से व्हेन सिक्रीशन इज थिक इट विल नॉट कम आउट इजीली इन द बेबी। तो डिलेड मेकूनियम, failure to pass meconium may be cystic fibrosis or Hirschsprung disease। It is diagnosed by the absence of ganglionic cell and rectal suction biopsy। If the question comes, what is the diagnostic investigation for Hirschsprung disease? That is called rectal suction biopsy। और उस एरिया को हम रिमूव करेंगे जिस एरिया के अंदर गैंग्लियनिक सेल एब्सेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टल रिसेक्शन इज द चॉइस ऑफ सर्जरी। इसमें कौन सा जीन म्यूटेशन है, रेट जीन म्यूटेशन। तो रेट इज रेक्टम। इट्स मीन कि जो हर्षस्प्रंग डिजीज है इसमें जो गैंग्लियनिक सेल की एब्सेंस होती है वो यूजुअली किस पार्ट में होती है, रेक्टम में होते हैं। सो होप यू पीपल एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह सी यू with the next tutorial in the next topic। Jazakallah।